आपने कभी सोचा है कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का डिजाइन आखिर किसने बनाया है? कुछ ही दिनों में राम मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि हिंदुओं के इस सपने को आखिर आकार किसने दिया है। तो यह और कोई नहीं, गुजरात के रहने वाले श्री चंद्रकांत सोमपुरा है। सोमपुरा परिवार पिछले 15 पीढ़ी से मंदिर वास्तुकला का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रकांत सोमपुरा के पिता प्रभाकर सोमपुरा ने ही गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों के साथ मिलकर 131 मंदिरों को डिजाइन किया है। इसमें गांधीनगर में स्वामी नारायण मंदिर, पालनपुर में अंबाजी मंदिर, लंदन में स्थित श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर और कई अन्य शामिल है। और सबसे अनोखी बात यह है कि चंद्रकांत सोमपुरा के पास वास्तुकला के लिए कोई औपचारिक डिग्री नहीं है। उन्होंने जो सीखा है अपने पिताजी से ही सीखा है, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। महाराणा प्रताप के बारे में 2 कमाल की बातें। नंबर 1, महाराणा प्रताप की कोई भी पिक्चर को देखोगे तो उसमें आपको उनके पास हमेशा 2 तलवारें दिखेंगी, और ऐसा कहा जाता है कि अगर उनके सामने कोई अनआर्म्ड ओपोनेंट आ जाता था तो उसे वो अपनी दूसरी तलवार ऑफर कर देते थे, क्योंकि वो कभी भी एक अनआर्म्ड ओपोनेंट पे वार नहीं करते थे। नंबर 2, महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान अपने चेतक के फेस पे फेक एलिफेंट ट्रंक्स लगा देते थे। इससे दुश्मन के एलिफेंट्स चेतक को बेबी एलिफेंट समझ लेते थे और उस पे इंस्टिंक्टिवली अटैक नहीं करते थे, जिससे महाराणा प्रताप को एडवांटेज मिल जाता था। और ऐसे वीडियो के लिए एस्ट्रो टुडे को फॉलो करें। रशिया ने एक बार इंडिया को यूएस और यूके के अटैक से बचाया था। 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान बुरी तरह से हार रहा था, इसीलिए यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपनी नेवी का 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल की ओर भेज दिया। इस फ्लीट में दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, 8 शिप्स और एक न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन साथ में थी। यूके ने भी इंडिया के अगेंस्ट अपनी ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ नेवी शिप्स अरेबियन सी की ओर भेज दी। पाकिस्तान, यूएसए और यूके इन तीनों से एक साथ डील करना इंडिया के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन कुछ ही महीने पहले इंडिया ने रशिया के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जिसका यूज करके इंडिया ने रशिया से हेल्प मांगी। रशिया ने बिना कोई देरी किए अपनी पैसिफिक फ्लीट को इंडिया के सपोर्ट में भेज दिया। इस फ्लीट में 5 शिप्स और 6 न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स थी। रशियन फ्लीट ने यूएस की 7th फ्लीट को घेर लिया और यूके की फ्लीट का रास्ता रोक दिया। एक न्यूक्लियर वॉर के डर से दोनों यूएस और यूके की फ्लीट्स वापस लौट गई और अल्टीमेटली इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया। डायनासोर्स का अंत आखिर कैसे हुआ था? सबसे पॉपुलर थ्योरी के हिसाब से 66 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक एस्ट्रॉइड अर्थ से आके टकराया था। एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से पूरे अर्थ में अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिक इरप्शन चालू हो गए थे, और एस्ट्रॉइड के टकराते ही डेब्री यानी मलबा निकला और अर्थ के आसपास घूमने लगा, और इसमें से ज्यादातर डेब्री वापस अर्थ में जलते हुए आके गिरा, जिससे जगह जगह आग लग गई और अर्थ का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया। इन सब इंसिडेंट से ज्यादातर डायनासोर्स ऑलरेडी मर चुके थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने बाकी डायनासोर्स को भी खत्म कर दिया। लावा और आग के कारण फॉर्म हुई स्मोक ने पूरी अर्थ को कवर कर लिया, जिससे अर्थ तक सनलाइट नहीं पहुंच पा रही थी। अंततः सूर्य के प्रकाश की कमी से प्लांट्स खत्म हो गए, जिससे प्लांट ईटिंग डायनासोर्स का अंत हुआ और अंततः एनिमल ईटिंग डायनासोर्स भी एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए। वर्ल्ड वॉर 2 की इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें यूएस आर्मी के 4 सोल्जर्स एक मिलिट्री टैंक को अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। पर कैसे? ये सोल्जर्स बिलोंग करते हैं यूएसए की गोस्ट आर्मी से। गोस्ट आर्मी यूएस आर्मी की एक ऐसी यूनिट थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की आर्मी को कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई थी। ये आर्मी इन्फ्लेटेबल टैंक्स, कैनन्स और प्लेन्स यूज करती थी, मतलब ऐसे टैंक्स और कैनन्स जिन्हें बलून की तरह फुलाया जा सकता था। इनके पास पावरफुल स्पीकर्स भी थे, जिनसे ये असली टैंक्स और कैनन्स का साउंड प्ले करते थे। खास तौर पर गोस्ट आर्मी का काम था यूएसए के ही किसी और रियल आर्मी यूनिट को नकल करना, ताकि दुश्मन को असली आर्मी यूनिट की लोकेशन न पता चले। मार्च 1945 में इन्होंने अपना सबसे इम्पोर्टेंट मिशन किया था। हुआ क्या था कि यूएस आर्मी के 30,000 सोल्जर्स राइन रिवर क्रॉस करने वाले थे और क्रॉसिंग के टाइम पे हिटलर उन पे अटैक करना चाहता था, लेकिन गोस्ट आर्मी के 1000 सोल्जर्स ने अपने नकली टैंक्स और स्पीकर्स का यूज किया और हिटलर की आर्मी को कंफ्यूज करके असली क्रॉसिंग से दूर खींच लिया। अंत में उन 30,000 सोल्जर्स की जान बच गई। ये वीडियो 2017 की है, जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ लेकर जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को मालूम तो उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की और उस पर फायरिंग चालू कर दी। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने दोबारा फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर तो हो गया, लेकिन अपने जिस्म पर कई गोलियां खाने के बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स ने उसको अपनी हिफाजत में ले लिया। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किए हैं, जिनमें से ज्यादातर तो मौके पर ही मारे गए, पर जो साउथ कोरिया आने में कामयाब भी हुए, वो भी गोलियों के जख्मों की वजह से ज्यादा जिंदा न रह सके।
1969 में चांद पर जाने के बाद जिस कैमरा से फोटोग्राफी की गई थी वो था हैसलब्लैड 500 EL। जब नासा ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की तो कई लोगों का कहना था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैमरा स्पेस सूट के अंदर से कैसे ऑपरेट किया होगा। यहाँ तक कि एक कंस्पिरेसी थियोरिस्ट राल्फ रेनी ने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया। उन्होंने एक वैक्यूम चेंबर बनाया और उसमें अपना हाथ डाला। ये देखा गया कि वैक्यूम चेंबर में ग्लव्स के साथ उंगलियों की प्रिसाइज मूवमेंट करना भी मुश्किल है। इस कंडीशन में किसी कैमरा के ट्रिगर को दबाना या उसका फोकस सेट करना पॉसिबल ही नहीं है। असल में हैसलब्लेड है तो कॉम्प्लिकेटेड कैमरा, लेकिन इसको खास तौर पे लूनर मिशंस के लिए मॉडिफाई किया गया था। ये स्पेस सूट के साथ स्लाइड करके अटैच हो जाता था। इसके अलावा इस कैमरा में शटर का बटन भी काफी बड़ा रखा गया था और फोकस रिंग को भी ऐसे मॉडिफाई किया गया था ताकि वो अकड़े हुए ग्लव्स से भी रोटेट किया जा सके।